हमारा काम है जनता को ये बताना कि सच क्या है, सही क्या है, और जनता को तैयार करना एक बड़े बदलाव के लिए। यही हमारा काम है। सर्वोदय का जो पूरा आंदोलन है वो यही है। गांधी विरासत पर हमला नहीं सहेंगे, सहेंगे नहीं सहेंगे, गांधी विरासत पर हमला नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे नहीं सहेंगे। तनी लीला देखी चौकीदार के, जुमले वाली सरकार के, जन धन खाता खोलाई, गांव शहर के लोग जाई, जन धन खाता खोलाई, जन धन खाता खोलाई, गांव शहर के लोग जाई, कहलन 15 लाख, कहलन 15 लाख आई, सब में झार के, जुमली सरकार के नाम। नमस्कार, मैं हूं कुमार विजय और आप देख रहे हैं। आज एक बार फिर हम सर्व सेवा संघ के सत्याग्रह स्थल पर हैं। आज 97वां दिन है। लगातार संख्या बढ़ती जा रही है समर्थकों की, उपवास पर बैठने वालों की। आज देश के जाने माने मानवाधिकार कार्यकर्ता हिमांशु कुमार जी उपवास पर हैं, सत्याग्रह स्थल पर हैं, और जहाँ तक जानकारी कि अगले 2 दिनों तक और 7 लोग रहेंगे। हिमांशु जी न सिर्फ यहाँ आंदोलन पे समर्थन देने आए हैं, बल्कि देश भर में जहाँ जो लोग न्याय के लिए लड़ रहे हैं, हक इंसाफ के लिए लड़ रहे हैं, वहाँ पहुँचते हैं, वहाँ अपनी हिस्सेदारी व्यक्त करते हैं, आदिवासियों के साथ काम करते हैं, सांची विरासत को बचाए रखने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। तो हम हिमांशु जी का वाराणसी में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और हिमांशु जी, इस समय जो राजनैतिक हालात दिख रहे हैं, जो लगातार कभी गांधी की विरासत को ढहा रही है, कभी किसी मस्जिद में ईश्वर तलाश रही, तो ढहाने का जो एक क्रम चल रहा है, विध्वंसक जो सत्ता है, उसे आप कैसे देख रहे हैं? क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? असल में ये जो पूरा इनका ये मकसद है देश में नफरत को बढ़ाना, उनका असली मकसद है देश के संसाधनों पर कब्जा करना। ये पूंजीवादी सरकार है और इसका मकसद है कि सत्ता को कैसे अपने हाथ में लिया जाए, सत्ता को हाथ में लेने के बाद देश के संसाधनों पर कैसे कब्जा किया जाए। तो देश के लोगों को ये इनका खेल समझ में ना आए, इसलिए ये उसका ध्यान भटकाने के लिए सांप्रदायिकता के मुद्दे उछालते हैं जनता के बीच में, लेकिन असली खेल पर्दे के पीछे चलता रहता है। जो अभी आप जिस तरीके से कह रहे हैं कि ये कारपोरेट के हाथों में सारी संपत्तियाँ, सारे संसाधन ले जाने की कोशिश कर, एक दूसरी तो जो इनका मूल संगठन है, जो मातृ संगठन जिसको हम कहते हैं RSS, उसके लिए कहा जाता है कि उसका पूरा अप्रोच है जिसको सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के सहारे पूरा हिंदू राष्ट्र में तब्दील कर दे, उसकी वो कोशिश। क्योंकि इनकी मूल कोशिश कौन सी? हिंदू राष्ट्र या संपत्ति पर कब्जा। देखिए, हिंदू राष्ट्र की अगर बात है तो जो किसान हैं वो तो कोई सारे मुसलमान नहीं है, मजदूर तो मुसलमान नहीं है, सारे हिंदू भी हैं, लेकिन अच्छा इसी तरह से विद्यार्थी या महिलाएं ये सब हिंदू हैं। तो इनके राष्ट्र में ना किसान है, ना मजदूर है, ना छात्र है, ना महिला है, ना गांधीवादी सामाजिक कार्यकर्ता है, ना प्रगतिशील लोग हैं। तो जो इनका राष्ट्रवाद है, ये राष्ट्रवाद असल में फर्जी है। ये राष्ट्र बिना लोगों का राष्ट्र है, जिसमें जनता नहीं होगी, ऐसा राष्ट्र है। तो ये पूरा का पूरा फेक नैरेटिव है इनका राष्ट्रवाद है। तो ये जो कन्फ्यूजन क्रिएट किया हुआ है इन्होंने, लगातार हिंदू ध्रुवीकरण की बात करते हैं, और जैसा आप कह रहे हैं कि इनका पूरा का पूरा लक्ष्य जो है संपत्ति पर कब्जा है, तो लोगों को ये मैसेज क्यों नहीं कन्वे हो पा रहा है विपक्ष के द्वारा या आप जैसे मानवाधिकार कार्यकर्ताओं के द्वारा? नहीं हो रहा है। देखिए, आज भी RSS और BJP पूर्ण बहुमत से सत्ता में नहीं है। आज भी इनका वोट परसेंटेज देख लीजिए, सीटें भी देख लीजिए, संसद में भी इनका भाजपा का कोई पूर्ण बहुमत नहीं है। ये बैसाखी के सहारे सत्ता पर बैठे हुए हैं, और वोट परसेंटेज भी अगर आप देख लें तो अभी तक ये 50% को क्रॉस नहीं कर पाए हैं। तो ये माइनॉरिटी में है आज भी। जनता तो इनके खिलाफ है। अभी ये लोग जिस तरीके से इन्होंने चुनाव आयोग को अपनी मुट्ठी में ले लिया, सुप्रीम कोर्ट को अपनी मुट्ठी में ले लिया है, जजों को डरा करके, ब्लैकमेल करके, उनके परिवार को डरा करके
जजों से अपने मनमान मुताबिक फैसले ले रहे हैं, उसके कारण ये बार बार चुनाव भी जीत रहे हैं, धांधली कर रहे हैं। अभी महाराष्ट्र में आपने देखा किस तरह से भयानक धांधली हुई है। और जब एक गांव के लोगों ने कहा कि हम बैलेट से अपना चुनाव करके देखेंगे कि हमारे गांव में तो भाजपा को वोट मिल ही नहीं सकते, तो भाजपा ने कर्फ्यू लगा दिया। क्यों डर रहे हैं? क्योंकि इनको पता है कि इनके चोरी की पोल खुल जाएगी। तो इस समय चुनाव जिस तरीके से फर्जी ईवीएम इस्तेमाल करके और चुनाव आयोग को से भ्रष्टाचार करवा के सुप्रीम कोर्ट को अपनी मुट्ठी में किया जा रहा है, तो वो उसमें हम जनता को दोष नहीं दे सकते कि जनता नहीं जागरूक है। जनता जागरूक है, जनता इनको हटाना भी चाहती है, लेकिन अभी ये भ्रष्ट तरीकों से सत्ता में बैठे हुए हैं। अच्छा, अभी शायद आपने भी सुना हो कि लगभग हफ्ते भर पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट में कार्यशाला हुई विश्व हिंदू परिषद, जहाँ एक वर्तमान के जस्टिस डॉक्टर शेखर कुमार यादव ने बड़ी आपत्तिजनक, अगर आपने सुना है तो मैं पूरा हाँ, मुझे मालूम है। इस तरह की भाषा है। इससे पहले न्यायपालिका में दबे पाँव क्या होता था, अंदर खाने क्या होता था, बढ़ते के भीतर वाला बात, लेकिन मुखर होकर के कभी कोई इस तरह से नहीं बोलता था। अब क्या लग रहा है कि न्यायपालिका पर सत्ता का दबाव है या कहीं प्रलोभन के चक्कर में ये लोग खुद ही उधर? दोनों चीज़ें हैं, प्रलोभन भी है, डर भी है। जजों के ऊपर ये डर है कि अगर वो सच बोलेंगे और सत्ता के में बैठे लोगों के खिलाफ फैसला दे देंगे तो उनका हाल जस्टिस लोया जैसा कर दिया जाएगा। जस्टिस लोया को आप जानते हैं, उनके हत्या में अमित शाह का नाम है और उसके बहुत पुख्ता सबूत भी हैं, लेकिन वो सत्ता में है इसलिए उसको दबाए हुए हैं। तो जज डरे हुए हैं कि हमको भी मार दिया जाएगा। ये लोग क्या करते हैं, और इस पर प्रशांत भूषण ने भी बोला है, जो सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, कि ये जजों के परिवार के सदस्यों के पास पहुंच जाते हैं। उसकी लड़की, उसका लड़का, उसका बेटा, उसका दामाद, उसकी पत्नी, सबके पास पहुंच जाएंगे। और कौन कहाँ जॉब कर रहा है और कौन कहाँ बिजनेस कर रहा है, किसने कहाँ ज़मीन खरीदी, किसी कहाँ दुकान चलती है, वहाँ पहुँच करके इनकम टैक्स, ईडी वगैरह का डर दिखा करके जजों को ब्लैकमेल करते हैं कि अगर तुम हमारे खिलाफ फैसला दोगे तो हम तुम्हारे लड़के, बहू, बीवी, किसी को भी फंसा देंगे। और एक बार फंसा दिया तो फिर जमानत भी नहीं होगी, भले ही केस झूठा हो। तो इस तरीके से ये डरा करके पूरे सिस्टम को इन्होंने अपने मुट्ठी में कर रखा है। ये सरकार नहीं, असल में ये एक आपराधिक गैंग की तरह काम कर रहे हैं। तो इस समय और वो जो जज है, वो जज वही लालच में कर रहा है कि अगर मैं हिंदुत्व की बात करूंगा तो मुझे रिटायरमेंट के बाद टिकट मिल जाएगा बीजेपी का, मैं सांसद बन जाऊंगा। तो वो इसलिए इस तरह की बातें कर रहा है। उसको पता है कि अगर मैं संविधान की बात करूंगा तो मुझे सरकार की तरफ से कोई नुकसान हो जाएगा। तो इसलिए ये सारी जुडिशरी, और आपको तो मालूम है 2 साल पहले किस तरह से मेरे ऊपर 5 लाख जुर्माना लगाया सुप्रीम कोर्ट में, जो सीधा सच्चा केस था। 16 लोगों, आदिवासियों का कत्ल किया था फर्जी मुठभेड़ में, और उसमें मेरे ऊपर जुर्माना लगा दिया क्योंकि वो जज जो है वो बिक चुके थे। और आप देखिए रिटायरमेंट के बाद खानविलकर जिसने फैसला दिया था, आज उनको भारत का लोकायुक्त बना दिया गया। तो ये बड़ी पोल खोली है हिमांशु कुमार जी ने जुडिशरी की, कि किस तरीके से प्रलोभनों के दबाव में वो विरासत को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं तमाम मानवाधिकार कार्यकर्ताओं पर, जिन्हें कहीं ना कहीं सत्ता या जिसके लिए अभी उन्होंने बैंक का प्रयोग किया, आपराधिक बैंक का, ये लोग जहां अर्बन नक्सली जैसे शब्द यूज कर रहे हैं, उनको जो सजा दे रहा है उसको पुरस्कृत किया जा रहा है सत्ता द्वारा। जो जज अर्बन नक्सली कहने जाने वाले लोगों को पुरस्कृत सजा देता है, उसे पुरस्कृत कर दिया जाता है। और अभी क्योंकि हिमांशु कुमार जी हैं तो हम इनसे एक महत्वपूर्ण पहलू जानना चाहेंगे, अपने दर्शकों को उससे रूबरू कराना चाहेंगे, क्योंकि शहरों में जो बुलडोजर कार्रवाइयाँ हो रही हैं, तमाम कार्रवाइयाँ, चाहे वो इनकाउंटर जैसी फेक कार्रवाइयाँ हो रही है, इसके बारे में कहीं ना कहीं मीडिया से हमें पता चल जाता है, लेकिन जंगलों में जो आदिवासी रहते हैं उनके साथ क्या सलूक किया जा रहा है, किस तरह का बर्बर व्यवहार किया जा रहा है, वो हम तक नहीं आ पाता। क्योंकि हिमांशु कुमार जी लगातार आदिवासियों के साथ काम करते रहे, चाहे बस्तर हो या दुनिया के तमाम कोनों में, तो उस पर थोड़ी सी नजर डालें, क्या स्थिति है जंगल में रहने वाले आदिवासियों की? जी, तो अभी इसी हफ्ते में 11 लोगों को मारा गया, जिसमें से 5 पूरी तरह से निर्दोष आदिवासी हैं, 4 बच्चे और उनको मार डाला गया है, जिसमें एक 5 साल का बच्चा है जिसके सिर में गोली मारी गई है जी, और 14 साल की एक लड़की है जिसके गले में गोली मारी गई है। 2 बच्चे और हैं, पैर में और उनके पीछे कूल्हे में गोली मारी गई है।
और इससे पहले बॉम्बिंग की गई गांव पर। और मैं लिख रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ संयुक्त राष्ट्र संघ संज्ञान ले, क्योंकि कोई भी सरकार अपने नागरिकों पर बमबारी नहीं कर सकती, ये अंतर्राष्ट्रीय नियम है। लेकिन भारत सरकार कर रही है और कोई संज्ञान नहीं ले रहा है उसका, कोई बोल नहीं रहा है उसका। ये बहुत ही खतरनाक बात है। तो हम लोग उन मामलों को उठा रहे हैं और ये हो रहा है। सोनी वहाँ लग रही है लगातार। जनवरी से जब से भाजपा सरकार वहाँ बनी है 200 से ज़्यादा आदिवासियों की हत्या कर दी गई है और इसको ये नक्सलवाद का सफाया कह रहे हैं। और इसी के साथ साथ अभी पिछले दिनों जो मैंने साइकिल यात्रा करी थी दिल्ली से बॉम्बे तक, उसमें हमने जो मुद्दे उठाए थे उसमें एक मुद्दा ये भी था कि जो लोग आदिवासियों का बात उठाते हैं उनको भी सरकार अर्बन नक्सल कह के जेल में डाल देती है। भीमा कोरेगांव का एक फर्जी मामला बनाकर 16 सामाजिक कार्यकर्ताओं को जेल में डाल दिया गया, जो अभी भी तलोजा जेल में बंद है। मैं साइकिल यात्रा से तलोजा तक गया था। और इसके अलावा CNRC जैसे आंदोलन का विरोध, जो CNRC जैसे कानून का विरोध करने वाला जो आंदोलन हुआ था, उसमें मुस्लिम नौजवानों को जेलों में डाल दिया गया, जिसमें उमर खालिद है, खालिद सैफी है, मीरान हैदर है, शजील इमाम है, गुलशिफा फातिमा है। सब रोशन जहन नौजवान है, मुस्लिम नौजवान, उनको जेलों में डाला हुआ है। 4 साल हो गए, ज़मानत नहीं दी जा रही है उनको। तो ये जो हालत है उसमें आदिवासी हैं, माइनॉरिटी हैं, दलित हैं, छात्र हैं, महिलाएं हैं, सब पर हमला है। तो हम सबको मिलकर के और तेज़ करना पड़ेगा अपना आंदोलन, अपनी मुहिम को। और ये जो फांसीवादी सांप्रदायिक पूंजीवादी लोग हैं इनको सत्ता से हटाना पड़ेगा, तभी भारत बचेगा। वरना ये क्या कर रहे हैं देखिए, एक तरफ तो ये संसाधन ले रहे हैं, दूसरी तरफ जॉब कम करते जा रहे हैं, और तीसरी तरफ बैंकों में रखा पैसा भी खा के भागते जा रहे हैं। तो ना तो जनता के पास ज़मीन बचेगी कुछ सालों के बाद, ना जॉब बचेगी, ना बैंक में पैसा बचेगा। तो जनता तो पूरी तरह कंगाल हो जाएगी थोड़े दिनों के बाद। तो ये इस रास्ते पर ले जा रहे हैं पूरी हमारी अर्थव्यवस्था को। तो जनता को हम यही समझाना चाहते हैं कि मिल करके वो लड़े और लड़ेगी। जनता के कुछ पक्ष ऐसे होते हैं, कई बार कहते हैं कि इससे बेहतर विकल्प क्या है। तो वैकल्पिक राजनीति में आप किसको देख पा रहे हैं कि इनका बेहतर विकल्प आज राजनीति में क्या है? देखिए, जब जन आंदोलन खड़ा होता है तो विकल्प आंदोलन में से निकलता है। चूँकि हमारी पीढ़ी ने जो एक बड़ा आंदोलन देखा था वो अन्ना हजारे का आंदोलन था, और तमाम सारे लोग चाहे इस आंदोलन स्थल पर आज इसको सबसे पतित आंदोलन मानते हैं। तो क्या जो भविष्य का आंदोलन खड़ा होगा उस पर कैसे विश्वास करेंगे जनता? वो तो जनता ही खड़ा करेगी ना आंदोलन, वो तो स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम आंदोलन था। लेकिन जनता को लगा था कि जनता उसको खड़ा कर रही है, तो क्या जनता फिर मूर्ख बनेगी आंदोलन? नहीं, जनता सीखती है, जनता हर बार के अनुभव से सीखती है, और पहले की मुकाबले अगली बार वो और ज़्यादा रिफाइंड अपने तरीके अपनाती है। तो ये अब जो आंदोलन होगा वो पहले कैसे कभी भी नहीं हुआ होगा ऐसा आंदोलन होगा, क्योंकि आप देखते हैं कि इतिहास दोहराता नहीं है खुद को। इतिहास हर बार नए तरीके से चीज़ों को सामने लाता है। तो इस बार कैसा आंदोलन होगा वो मालूम नहीं, लेकिन किसी बड़े आंदोलन को शुरू होने से पहले सामाजिक कार्यकर्ताओं को लंबे समय तक काम करना पड़ेगा। विनोबा भावे एक बात कहते थे, विनोबा भावे कहते थे जैसे घड़ी में 3 सुइयाँ होती हैं, सेकंड की, मिनट की और घंटे की। सेकंड की सुई सामाजिक कार्यकर्ता है, उसको खूब सारा घूमना पड़ेगा, तब मिनट की सुई जो समाज है उसको एक चक्कर मारेगा, और जब वो मिनट की सुई कई सारे चक्कर मारेगी तब जो घंटे की सुई है वो सरकार है वो थोड़ा सा आगे बढ़ेगी। तो इस तरीके से हमें बहुत सारा काम करना पड़ेगा। मैं एक चीज़ देख पा रहा हूँ क्योंकि आंदोलन जनता करेगी और जो समाज सेवक है, कार्यकर्ता, उनको बड़ा काम करेगा। लेकिन राजनीतिक पार्टियों के साथ जो मानवाधिकार कार्यकर्ता है, सामाजिक कार्यकर्ता, उनका समन्वय बहुत अच्छा पिछले 8-10 सालों में नहीं बनता दिख रहा। कोई राजनीतिक पार्टी बहुत सम्मानजनक तरीके से उनको अपने साथ नहीं लेती हुई दिख रही है। इसका कारण ये है कि हमारी जो राजनीतिक पार्टियां हैं उन्होंने पूंजीवाद को स्वीकार कर लिया है, और पूंजीवाद बंदूक के दम पर और लोगों के अधिकारों को कुचल कर ही आगे बढ़ सकता है। पूंजीवाद कभी मानव अधिकारों का सम्मान करके आगे नहीं बढ़ सकता। तो इस सिस्टम में से मानव अधिकार का दमन ही निकलेगा। तो ये जो पूंजीवादी व्यवस्था है इसमें से कोई भी पार्टी सत्ता पे बैठ जाए
वो मानवाधिकारों की इज्जत कर ही नहीं सकती, दमन ही करेगी। तो भविष्य में क्या लगता है कि नई पार्टी आएगी? आंदोलन, देखिए जब तक जन आंदोलन नहीं होगा तब तक भारत की राजनीति सुधरेगी। तो हम तो जन आंदोलन खड़ा करने में लगे। बहुत बहुत शुक्रिया हिमांशु जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए। हिमांशु जी से इतना कुछ जानने के लिए है, लेकिन अभी समय कम है, वो सत्याग्रह पर बैठे हुए हैं। अभी अगले 2 दिन और रहेंगे तो हो सकता है कि हम कुछ और पहलुओं पर, खासतौर पर जंगल में इनके माध्यम से, अगर हो सकता है हमारे गेटवे बने और हम इनके माध्यम से जंगल में प्रवेश कर पाएँ, तो आदिवासियों की कुछ और बातें आए, भले हमें अर्बन नक्सली कहलाना पड़े, लेकिन इनके माध्यम से हम उस बात को भी अपने दर्शकों तक ले आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हो लाला बिसवा ढकेल दिहले खाला, आओ लाला बिसवा ढकेल दिहले खाला, आओ लाला। देशवा के नेतावा भइल बा चौकीदारवा हो, देशवा के नेतावा भइल बा चौकीदारवा हो, देशवा के नेतावा भइल बा